चलिए जी बच्चों, अब हम देखें फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के ग्राफ्स एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर। जैसे हमने देखा था फॉरवर्ड बायस, जिसके अंदर में हम लोग जो डायोड को लगाते हैं, ये पीएन जंक्शन डायोड में ये इस तरफ होता है P, इस तरफ होता है N। P को हम लोग लगाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, N को लगाते हैं निगेटिव टर्मिनल से। ये हमारे पास में हो जाता है फॉरवर्ड बायस, जो कि स्लाइटली कंडक्टिंग होता है, और इसके अंदर में जो करंट आता है वो आता है मिली एम्पियर्स में करंट हमें देखने को मिलता है। और यदि रिवर्स बायस को देखें तो रिवर्स बायस में हम लोग देखते हैं कि पीएन जंक्शन जो डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड में जो P साइड है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और N साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और ये रिवर्स बायस कहलाएगा। और ये जो है काफी कम करंट इसमें मिलता है। जनरली ये रेजिस्टिव सर्किट माना जाता है, और रेजिस्टिव सर्किट के अंदर में करंट काफी कम मात्रा में मिलता है, माइक्रो एम्पियर्स में केवल। यदि इसका ग्राफ बनाए तो हम लोग को एक ही ग्राफ के ऊपर दो दो स्केल लेने पड़ते हैं। इस चीज का ध्यान रहे कि एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोगों को दो दो स्केल लेने पड़ेंगे। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में है, यहां पे हम लोग देख सकते हैं 0.2, 0.4, 0.6, 0.6, 0.4, 0.2, 0.8। मतलब यहां पे हमने जो स्केल लिया है, 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। एक्स एक्सिस के ऊपर जो स्केल लिया है वो लिया हुआ है 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट्स, और वाई एक्सिस के ऊपर जो हम लोगों ने लिया हुआ है वो लिया हुआ है 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में हम लोग को यहाँ पे करंट लेना है मिली एम्पियर में। और इसका ग्राफ कैसे बनता है भाई? इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये जाएगा 0.6 से ऊपर होगा, और ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है फॉरवर्ड बायस का। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। और रिवर्स बायस का स्केल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके अंदर में एक्स एक्सिस में जो स्केल होगा, एक्स एक्सिस में स्केल होगा 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स, और वाई एक्सिस में होगा 1 बिग डिवीजन इज इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे भी करंट है माइक्रो एम्पियर में, यहाँ पे करंट है मिली एम्पियर में। ये रहा हमारा 0, और ये कुछ इस तरीके से जगह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा। ये पहले इंक्रीज होगा जरा सा, फिर ये सैचुरेशन बने रीजन में आएगा, और ये एकदम से ये इस तरीके से पड़ता है आगे की डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास में जो वोल्टेज होगी ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज VZ, है ना। और ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हम लोगों को देखने को मिलता है फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए। फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए जो ग्राफ हम लोग को मिलता है, ये क्लियरली बताता है कि पीएन जंक्शन डायोड इज एन नॉन-ओहमिक डिवाइस। ये नॉन-ओहमिक डिवाइस है, और इसके अंदर में V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान से समझना है।
और इस ग्राफ के अंदर में यदि आपको रेजिस्टेंस निकालनी हो तो यहां पे रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक रेजिस्टेंस। मान लीजिए आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, किसी इस पॉइंट की रेजिस्टेंस निकालनी है, तो यहां पे जो रेजिस्टेंस निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस जो हम लोग निकालते हैं इसको हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और मान लीजिए अगर आपको इस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर ऐसे करके ये निकालेंगे हम लोग चेंज इन वोल्टेज और यहां पे निकालेंगे चेंज इन करंट। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालते हैं चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट, और कुछ इस तरीके से हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस बताते हैं। यहां पे रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन I, ये फॉर्मूला ओम्स लॉ से आता है, और चूंकि ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है तो हम किसी भी पॉइंट के लिए एक रेंज लेते हैं और चेंज इन V अपॉन चेंज इन I से डायनेमिक रेजिस्टेंस इसके अंदर में निकाला जाता है। ओके, गॉट द पॉइंट। तो चलिए भाई फटाफट इसको कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।